आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 5 अगस्त की शाम लग चुकी है और 3 बड़ी खबरें, बल्कि 2 बड़ी खबरें और एक मालूमात आपको देने जा रहा हूं। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या अमेरिका अब छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और क्या उसका अगला निशाना ईरान बन सकता है? दरअसल 5 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे आई एनबीसी की एक बड़ी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पेंटागन अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बदल रहा है, यानी न्यूक्लियर जंग लड़ने का तरीका बदला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब ऐसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जो पूरे शहर को नहीं बल्कि किसी एक मिलिट्री बेस, किसी न्यूक्लियर साइट या तय इलाके को पूरी तरह तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी ताकत, इनकी रेंज मैं आगे आपको अगली मालूमात में बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी सुनिए खबर। एनबीसी का कहना है कि अमेरिका की ये नई प्लानिंग फिलहाल चाइना और रशिया जैसे बड़े दुश्मनों के साथ किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखकर की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ईरान के साथ चल रही जंग ने ही अमेरिका को इस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है? याद कीजिए, अभी हमने कल ही रात आपको बताया था कि ईरान के साथ चंद महीनों तक चली जंग में अमेरिका की लॉन्ग रेंज प्रिसिजन मिसाइलों का ज़ख़ीरा लगभग ख़त्म हो चुका है। वो आगे हम आपको फिर से याद दिलाएंगे नई जानकारी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब उन मिसाइलों की कमी पूरी करने के लिए अमेरिका छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रास्ता अपना सकता है? फिलहाल एनबीसी, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना मीडिया हाउसेस में गिना जाता है, उसकी रिपोर्ट में ईरान का नाम नहीं लिया गया है और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन चाइना और रूस से तो अमेरिका की कोई जंग चल ही नहीं रही। अगर यूक्रेन और ताइवान वाले मामले को जोड़ भी लें तब भी ईरान से चल रही सीधी जंग, डायरेक्ट वॉर की तरफ ही सारा ध्यान जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला तो यही ख़राब है। और जहन में सवाल उठता है कि कहीं और का बताकर कहीं और निशाना लगाने की तैयारी तो नहीं है। दोस्तों, जब न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बदली जा रही हो और दूसरी तरफ अमेरिका की जंग ईरान से चल रही हो, तो ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि होने क्या वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रेशर है? आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि नई स्ट्रेटजी सिर्फ कागज़ों तक रहती है या किसी जंग के मैदान तक भी पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो तबाही का पैमाना क्या होगा और फिर दूसरी तरफ से इसका जवाब क्या होगा। ये कोई बहुत नॉर्मल रिपोर्ट नहीं थी, बड़ी सीरियस रिपोर्ट थी, लेकिन मैं इसे बहुत नॉर्मल अंदाज में दे रहा हूँ क्योंकि कल किसी ने कहा था आप तो ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरवा देंगे। भाई मैं क्यों गिरवाऊँगा? खबरें हैं, पढ़ लो, फ़ोन तो होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा 2 चीज़ें अहम है, सुन लीजिए। लेकिन एक गुजारिश है, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो कर लीजिए। सुनिए, एक मालूमात देता हूँ आपको। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्या होते हैं और कितने ख़तरनाक होते हैं, ये हमारे आम लोगों के, आम व्यूअर्स के जहन में सवाल आता होगा, तो समझ लीजिए। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी पूरे शहर की बजाय किसी एक मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट या तय इलाके को पूरी तरह तबाह किया जा सके। यानी हिरोशिमा नागासाकी जैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत कमज़ोर भी नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ वहाँ कितना था और यहाँ कितना वज़न होता है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बम हैं ये तो छोटे नुकसान वाले हथियार होंगे या छोटा नुकसान करेंगे, नुकसान बड़ा करेंगे। इनका वज़न अलग अलग मॉडल के हिसाब से होता है। कई एयर ड्रॉप टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगभग 300 से 500 किलो के आसपास होते हैं। ये पूरा वज़न बम का होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का नहीं। इनमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसा न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल होता है। पूरा बम यूरेनियम से नहीं भरा होता, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियर धमाका पैदा करता है। इनकी ताकत अलग अलग हो सकती है। कई टैक्टिकल न्यूक्लियर बम 1 से 10 किलो टन तक के होते हैं, जबकि हिरोशिमा पर गिराया गया बम लगभग 15 किलो टन का था। समझ रहे हैं? अगर ऐसा बम किसी मिलिट्री बेस पर गिराया जाए तो सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हर चीज़ तबाह हो सकती है, और जिस इलाके पर यह गिराया जाए वहाँ कुछ भी बच पाना मुश्किल होता है। रेडिएशन का ख़तरा भी होता है। धमाके के बाद रेडियो एक्टिव गर्द यानी कि रेडिएशन जो है वो फैल सकती है और उसका असर कई सालों तक इंसानों और पूरे इलाके पर रह सकता है, जैसे जापान में रहा। लेकिन छोटा बम होने के नाते आसपास के इलाकों को इससे कम खतरा होता है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा हमला करो कि काम भी हो जाए और इधर उधर नुकसान ना हो।
आखिर में एक दिन पहले कही गई दो बातें फिर से याद दिला रहा हूँ, जोड़ लीजिए। पहली ये कि अमेरिका अब ईरान के आसपास मौजूद कई अरब मुल्कों से अपनी फ़ौज कम कर रहा है, और दूसरी ये कि अमेरिका ने 2 रात पहले मिडिल ईस्ट से अपने शहरियों, अपने सिटीजन्स को निकालने की एडवाइजरी जारी की थी। कहा था जितना जल्दी मौका मिल जाए तो निकल जाओ, और जाओ भी मत अब वापस। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका ईरान पर कोई न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है, लेकिन मैं बस आपको आज की एक बड़ी खबर में पीछे के डेवलपमेंट्स जोड़कर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पिक्चर में कौन कौन से सीन सामने आ चुके हैं, कौन कौन से अभी पोशीदा हैं। अब वो खबर सुन लीजिए जो आपको मैंने बताई थी कल लाइव में। ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करने में उसे कई साल लग सकते हैं, और पिछली खबरों का कनेक्शन इससे बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ 5 महीने चली जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी ज़्यादातर लॉन्ग रेंज ग्राउंड मिसाइलें इस्तेमाल कर डालीं, और अब उनका स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। बताया गया है कि ATACMS और नई जनरेशन की PRSM मिसाइलें कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री बेसिस से बड़ी तादाद में लॉन्च की गई थी जंग के दौरान, और इन्हीं के ज़रिए ईरान के अंदर कई टारगेट्स पर हमले किए गए थे, टारगेट्स अचीव भी किए गए। दोस्तों, ये खबर सबसे पहले 4 अगस्त को सामने आई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन मिसाइलों का नया स्टॉक तैयार करने में अमेरिका को कई बरस लग जाएंगे, क्योंकि हर मिसाइल की कीमत $10 लाख है और बनने में वक्त भी लगता है। $10 लाख से ज़्यादा की कीमत हर मिसाइल की। अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। 5 अगस्त को आई NBC की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पेंटागन अब अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में बदलाव पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में अमेरिका छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी जंगी प्लानिंग में पहले से ज़्यादा अहमियत देने पर गौर कर रहा है, जबकि अभी तक इसे किनारे रखा गया था। यानी अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉन्ग रेंज मिसाइलों की कमी ने अमेरिका को ऐसे ऑप्शंस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर ये बदलाव सिर्फ चाइना और रशिया जैसे बड़े मिलिट्री मुकाबलों को सामने रखकर किया जा रहा है। फिलहाल NBC की रिपोर्ट साफ तौर पर चाइना और रशिया का जिक्र करती है, ईरान का नहीं। लेकिन याद रखिएगा, इसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए बातचीत जारी है। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज वो फैसला हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ईरानी अपनी कुछ सख्त शर्तें अब भी सामने रख रहे हैं, जैसा मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से बातचीत शायद थोड़ा मुश्किल मरहले में दाखिल भी हो सकती है। अगर बातचीत नाकाम होती है तो फिर से जंग शुरू होगी, तो फिर अमेरिका किस रास्ते पर जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि ये न्यूक्लियर वेपन है। इसराइल पर इल्ज़ाम है कि उसने गज़ा और लेबनान में ऐसा किया है, लेकिन क्या सबूत है किसी के पास, जबकि न्यूक्लियर बम में सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। तो सीरियस है खबर। बहुत से लोग कहेंगे कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका। मैं फिर उन्हें याद दिला दूं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के न जाने कितने IRGC और आर्मी के कमांडर्स, न जाने कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका इसराइल के हमलों में ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। और जो ये कहते हैं कि ट्रंप सिर्फ धमकी देता है, मैं उनसे कह दूं, ट्रंप धमकी देने के बाद हर बार हमला करता है। कब नहीं किया है? पिछले साल जून से लेकर इस साल फरवरी तक। जज्बात एक जगह है, चाहत एक जगह है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हो क्या ना हो, बट सच्चाई एक चीज़ है जो आपके सामने है। खबरें आती हैं और पता चल जाता है, खबरें आती हैं, कभी कभी खबरें लाई जाती हैं, माहौल चेक किया जाता है कि इनका असर क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है। ये इशारा है ईरान को कि हम आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम से पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बना लिए होंगे? देखिए, प्रोसेस सेम है, बस यूरेनियम का इस्तेमाल कम ज़्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।